हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से UGC नेट हिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको किसी और बुक को पहले पढ़ना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उस बुक को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा मौर्य काल और मौर्योत्तर काल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इसके 200 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उससे आगे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे 200 क्वेश्चंस हो गए थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख से मिलता है कलिंग विजय का उल्लेख। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इसमें 1 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 1,50,000 लोग बंदी बना लिए गए थे। फलतः सम्राट अशोक ने अस्त्र त्याग करने की घोषणा कर दी, जो कि 13वें जो शिलालेख है, अभिलेख है, उससे हमें पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक का प्रयोग किया गया था। अशोक के इतिहास की जानकारी मुख्यतः अभिलेखीय साक्ष्य पर आधारित है। इसमें अभी तक 40 से अधिक अभिलेख मिल चुके हैं। अशोक के अभिलेखों की मूल भाषा प्राकृतिक है, जबकि वे ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और यूनानी लिपियों में लिखे गए थे। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने 1837 को अभिलेख पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। रोमनदेई स्तंभ लेख किसके काल का है? तो रोमनदेई अभिलेख है वह अशोक के काल का है। नेपाल की तराई में स्थित रोमनदेई स्तंभ लेख अशोक के शासनकाल से संबंधित है। यह लेख बुद्ध के जन्म स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करता है। इस अभिलेख के अनुसार यहाँ पर प्रियदर्शी अशोक आया और उसने शाक्य मुनि बुद्ध की पूजा की और लुम्बिनी गांव की भूमि कर को घटाकर 1/8 कर दिया था। सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? तो ये किया है अशोक के द्वारा धम्मेक स्तूप का निर्माण। सारनाथ में धम्मेक स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में करवाया था, परंतु इसकी वास्तविक विस्तार गुप्तकाल में हुआ। गुप्तकाल में बुद्ध स्तूपों में सारनाथ का धम्मेक स्तूप प्रसिद्ध है। यह ईंटों का बना था। इसका निर्माण किसी बिना चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया था। इसका आधार अन्य स्तूपों के समान वर्गाकार न होकर गोलाकार था। निम्नलिखित में से मौर्य काल के सबसे अच्छा नमूना क्या है? तो सबसे अच्छे माने जाते हैं स्तंभ। अशोक ने अपने समस्त राज्य में विभिन्न और महत्वपूर्ण स्थानों पर एक ही पत्थर के टुकड़े में के 30 से 50 फीट तक लंबे स्तंभ खुदवाए हैं। इसके ऊपर उत्कृष्ट पशु शीर्ष बनाए हैं। ये प्रस्तर निर्मित स्तंभ मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। सन 1750 में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? तो इसको लगाया है टी फिंथिलर के द्वारा। अशोक के शिलालेख का सर्वप्रथम पता 1750 ईस्वी में टी फिंथिलर ने लगाया था। इन अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 13वां शिलालेख का संबंध किससे है? तो यह युद्ध से संबंधित है। कलिंग युद्ध और उसके परिणाम के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस शिलालेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और 50,000 लोगों को बंदी बनाया गया था। अशोक के किस शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख है? तो ये शिलालेख 1 में मिलता है। अशोक के द्वितीय शिलालेख नहीं 2 में मिलता है, शिलालेख दूसरे में मिलता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। शिलालेख अशोक के दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख है, जिसमें चेर, जो कि चेर मतलब चीरा लगा दिया केरल में, तो केरल पुत्र में मिलता है। चोल, पांडव और क्षत्रिय पुत्र, ताम्रपर्णी, श्रीलंका। और इसके अतिरिक्त 13वें शिलालेख में कुछ विदेशी राज्यों का भी उल्लेख मिलता है, जहां अशोक ने अपने दूत भेजे थे।
निम्नलिखित विदेशी राजाओं का कौन सा अशोक का समकालीन नहीं था? एंटियोकस थियोस था, टॉलमी फिलाडेल्फस था, मगध था, लेकिन डेरियस द्वितीय ये अशोक के समकालीन नहीं हैं। अशोक मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अपने 13वें शिलालेख में वह 5 यवन राजाओं का उल्लेख करता है जो अब उसके समकालीन थे, जहां धम्म प्रचारक भेजे गए थे, जिसमें एंटियोकस, टॉलमी फिलाडेल्फस, एंटीगोनस, गोनाटस, मगस और अलेक्जेंडर और डेरियस द्वितीय अशोक के समकालीन नहीं थे, अलेक्जेंडर तक ही थे। अशोक के सिरिकुन अभिलेख स्थित है कहाँ पर? कांधार में, कंधे पर रखा सिर, तो सिरिकुन अभिलेख है कांधार में। अशोक का सिरिकुन अभिलेख कांधार में स्थित है। यह अरमाइक और ग्रीक द्विभाषिक लिपि में लिखा गया है। प्राचीनतम अशोक के नाम से उल्लेख है। कौन सा प्राचीनतम अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम दिया गया है? तो ये हो जाएगा मार्क्सी अभिलेख। कौन सा है? मार्क्सी अभिलेख है। अशोक मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली महान शासक था। इसका प्राचीनतम नाम माशकी, नेट्टूर, ओडेगोलम और गुर्जरा के अभिलेख में मिलता है, जिसमें इसे अशोक कहा गया है। दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं है? तमिलनाडु अशोक के साम्राज्य में नहीं थी। कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र था। अशोक के सम्राट काफ़ी विस्तृत रहा है, फिर भी वर्तमान भारत के कुछ भाग इसके अधिकार में नहीं थे। दक्षिण भारत के कुछ राज्य पर अधिकार नहीं था, जैसे कि चोल, चेर, पांड्य और जो ये थे केरल वगैरह, इस पर नहीं था। तमिलनाडु में भी नहीं था। अपने शासनकाल के किस वर्ष अशोक बुद्ध की जन्मस्थली गया था? तो वह 20वें वर्ष गया था, लुम्बिनी। अपने शासनकाल के 20वें वर्ष अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी गया था। अशोक ने लुम्बिनी को धार्मिक कर से मुक्त करके उसके राजस्व कर को 1/6 से कम करके 1/8 कर दिया था। अशोक मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसके समय कलिंग का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अशोक की विजय हुई थी और लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने शासन का प्रयोग किया था। अशोक ने अपने किस अभिलेख में 8वीं जनजाति का उल्लेख किया है? जो 8वीं जनजाति है उसका 13वें अभिलेख में उल्लेख किया गया है। आटा लेने आई होगी 8वीं। अशोक ने अपने 13वें अभिलेख में या शिलालेख में 8वीं जनजाति का उल्लेख किया है, 8वीं जातियों का। अशोक का 13वां अभिलेख सबसे अधिक विस्तृत है। इसमें कलिंग युद्ध के अतिरिक्त 5 विदेशी राज्यों का, 5 समवर्ती राज्यों का और कई जातियों जो जंगली जाति हैं उनका वर्णन मिलता है, जिसमें अशोक उनके साथ शांति प्रिय जीवन के बारे में कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहाँ पर वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ है? तो ये हो जाएगा रामपुरवा अभिलेख, जिसमें वृषभ शीर्ष है। अशोक के स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है। फाहियान ने 6 और होन्सांग के द्वारा इसकी संख्या 15 बताई गई है, किंतु वास्तविक संख्या इससे और अधिक थी। इसमें से 15 सुरक्षित हैं। ये 2 प्रकार के हैं, एक स्तंभ जिन पर धम्म लिपि खुदी हुई है और दूसरे स्तंभ जो बिल्कुल सादे हैं। पहले प्रकार में दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा से प्राप्त सिंह शीर्ष आदि है। तो दिल्ली, मेरठ, इलाहाबाद, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा में क्या है? सिंह शीर्ष पर है। दूसरे प्रकार में रामपुरवा से प्राप्त वृषभ शीर्ष वाला स्तंभ है। उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि रामपुरवा से 2 स्तंभ लेख मिले हैं। अशोक ने अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। इसका उल्लेख किस में दिया गया है? तो ये शिलालेख 13वें में दिया गया है। शिलालेख अपने मतलब अशोक के समकालीन या अशोक ने बनवाए थे उसकी जानकारी देते हैं। अशोक ने अपने समकालीन राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम हैं, जैसे एंटियोकस सीरिया का राजा था, तुर्मय यह मिस्र के राजा थे, तुर्मय हो गए, अंतिकिनी यह मैक्सिडोनिया का राजा था और मग यह एपीरस का था और आलिक सुंदर ये सिरीन का राजा था।
सांची के स्तूप के निर्माता कौन है? सांची का स्तूप अशोक से संबंधित है। मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट रायसेन के सांची जिले में अशोक द्वारा निर्मित प्रसिद्ध स्तूप हैं। शुंग काल में अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों का आकार लगभग दुगना किया गया। यह स्तूप ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है। इसके चारों ओर सुंदर परिक्रमा पथ है। सांची में बुद्ध का अंकन प्रतीक रूप में है। बुद्ध धम्म संघ की प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था थी। उल्लेख हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसको मिलता है भाब्रू लघु अभिलेख से। अशोक की बुद्ध धम्म और संघ के प्रति प्रगाढ़ आस्था थी, यह हमें भाब्रू लघु शिलालेख से पता चलता है। अशोक के दूसरे तीसरे अभिलेख में बुद्ध धर्म के प्रगाढ़ आस्था को दर्शाता है। तीसरा बताता है ये दूसरे और तीसरे शिलालेख में कि इसने बुद्ध के धर्म के प्रति आस्था है। और 12वें शिलालेख से पता चलता है कि इसकी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अशोक ने दक्षिण भारतीय अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है, तो ये गलत है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में धम्म की परिभाषा है, नहीं। अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा दूसरे स्तंभ लेख में दी है, तो स्तंभ लेख में मिलती है, ना कि शिलालेख में। द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक ने एक प्रश्न उठाया है कि किम च धम्मे, धम्म क्या है? इसी में बताया गया है कि अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता, साधुता ही धम्म है। अशोक का कौन सा शिलालेख है 5 यवन राजाओं के धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? तो वो है 13वां शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है कि इसने 5 यवन राजाओं को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वहाँ पर भेजा था, राजदूतों को भेजा था। एंटियोक्स में सीरिया के राजा थे, तुर्मय मिस्र के राजा थे, एंतकीन यह मैक्सिडोनिया के थे, मग एपिरस के थे और अलिक सुंदर के सिरीन के राजा थे। अशोक के तृतीय शिलालेख में जिन 3 पदाधिकारियों के नाम हमें मिलते हैं वे हैं युक्त, राजुक और प्रदेशिक। अशोक के लेखों में प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम दिए गए हैं। अशोक के तीसरे शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं जिसमें युक्त, राजुक और प्रदेशिक हैं। युक्त जिले के अधिकारी होते थे, उन्हें उस कार्य में धन व्यय करने का अधिकार था, इससे राजस्व की वृद्धि हो सकती थी। राजुक पदाधिकारी का संबंध जातक ग्रंथों के रजुग्राहक या रस्सी पकड़ने वाले से है। इस प्रकार पदाधिकारी भूमि की पैमाइश करने के लिए अपने पास रस्सी रखते थे। वे आजकल के बंदोबस्त अधिकारी जैसे होते थे। प्रादेशिक मंडल का प्रधान अधिकारी होता था। इसका कार्य आजकल के संभागीय आयुक्त जैसा था। उसे अन्याय का न्याय का भी कार्य देना पड़ता था। उसने अपने तीसरे शिलालेख में अशोक कहता है कि उसने युक्त, राजुक, प्रादेशिक को 5 वर्षीय दौरे पर जाने का आदेश दिया है। इस प्रकार दौरे को अनुसंधान कहा गया है। अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? तो पहले इसमें अश्व आता है, सिंह आता है, हाथी आता है और वृषभ आते हैं। सम्राट अशोक ने सारनाथ के शीर्ष स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसके फलक पर 4 सजीव सिंह पीठ से पीठ सटाए हुए बैठे हुए, चारों दिशा की ओर मुख किए हुए और दृढ़तापूर्वक बैठे हैं। सिंहों के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित है जिसमें 32 तीलियां हैं। इसी पर अश्व, सिंह, हाथी और वृषभ या वृष की आकृति उत्कीर्ण है जिन्हें चलती हुई अवस्था में दिखाया गया है। इसमें हाथी बुद्ध के गर्भस्थ होने के स्वप्न का विचार है और बैल उनके जन्म का, अश्व उनके गृह त्याग का और सिंह सार्वभौमिक सत्ता का प्रतीक माना गया है। हिंदू और जैन परंपरा में भी इन चारों पशुओं को मांगलिक द्रव्यों में स्थान दिया गया है। बौद्ध परंपरा में ये चारों पशु ब्राह्मण के प्रतीक हैं। और अन्वस्त सरोवर, इसमें बुद्ध ने स्नान किया था, उसके चारों द्वारों के रक्षक कहे गए हैं जहाँ से चारों महानदियाँ निकलती हैं। प्रत्येक पशु का संबंध एक चक्र से है। चक्र प्राणी रूप पर
पुरुष है। इस प्रकार प्रत्येक युग्म पुरुष पशु का प्रतीक है। प्रथम देवी शक्ति तथा द्वितीय भौतिक तत्व का प्रतीक है। प्रथम देवी शक्ति, दूसरा भौतिक शक्ति का प्रतीक है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख किया गया है? तो ये है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ 72 शक संवत 121 ईस्वी में महाक्षत्रप रुद्रदामन ने खुदवाया था। यह अभिलेख अशोक के बृहद शिलालेख के पाषाण खंड पर उत्कीर्ण है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांडव, केरलपुत्र और सतीपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो ये है शिलालेख द्वितीय शिलालेख है, उसमें और वर्णन किया गया है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में चोल, पांडव, केरलपुत्र और सतीपुत्र जैसे देशों की सीमाओं पर पड़ोसी शक्तियों का वर्णन मिलता है। ये सभी तमिल राज्य थे, इनके साम्राज्य के बाहर थे। भंडारकर महोदय का विचार है कि चोल और पांड्य का उल्लेख बहुवचन में और सतीपुत्र और केरल का उल्लेख एक वचन में है। अतः एक दो जातियों के और अंतिम दो शासकों के सूचक हैं। चोल राज्य में तमिलनाडु के तिरुचिन्नापल्ली या त्रिचिन्नापल्ली, तंजौर का क्षेत्र है। पांड्य राज्य में मदुरा, रामानाद और तिरुनेलवेली के जिले सम्मिलित किए गए हैं। केरलपुत्र राज्य में दक्षिण मालाबार क्षेत्र है और सतीपुत्र की पहचान संदिग्ध है। ताम्रपर्णी से तात्पर्य लंका से है। इन सभी के साथ अशोक का मैत्रीपूर्ण संबंध था। इससे स्पष्ट होता है कि दूर दक्षिण भाग को छोड़कर जो चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र के अधिकार में थे, संपूर्ण भारत अशोक के अधिकार में था। निम्नलिखित में से किस स्रोत में विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था? तो ये पता चलता है हमें अशोक के 13वें शिलालेख से। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। विजय उपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए थे। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में स्थित है। इससे स्पष्ट होता है कि यह युद्ध बड़ा भयानक था, जिसमें भीषण रक्तपात और नरसंहार की घटना हुई थी। अतः अशोक इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में असफल रहा था। दुर्भाग्यवश किसी भी साक्ष्य से इस हमें कलिंग की शासक का नाम ज्ञात नहीं होता। 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का इस प्रकार उल्लेख है कि इसमें 1,50,000 लोग बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए थे। 1 लाख लोगों की हत्या हुई थी। इससे भी कई गुना लोग मर गए थे। युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मण, श्रवणों और गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मरे जाने से महान कष्ट हुआ था। सम्राट ने इस भारी नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की है अशोक ने और दशरथ ने। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। इसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी राजा जैसी उपाधि दी गई हैं। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ भी अशोक के तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है? तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख 150 ईस्वी। जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत कर लिया था। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में पुष्पगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। उसने यहाँ सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की थी? सभी मनुष्य मेरी प्रजा संतानें हैं। ये कही गई थी उनकी पृथक कलिंग शिलालेख 1 में। पृथक शिलालेख
कलिंग शिलालेख 1 में कहा था। अशोक ने अपने प्रथम पृथक कलिंग अभिलेख में घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान इस लोक और परलोक में सुख मंगल प्राप्त करे, उसी तरह मैं समस्त जनता के लिए कामना करता हूँ। दूसरे पृथक कलिंग अभिलेख में अशोक की विदेश नीति संबंधी सूची, सीमांत क्षेत्रों में बसी जनजाति संबंधी नीति और पड़ोसी देशों के प्रति उसकी नीति की सूचना मिलती है। ध्यानतलब है कि जोगढ़ धौली से प्राप्त शिलालेखों में उत्कीर्ण 2 अभिलेखों को पृथक बृहद शिलालेख की संज्ञा दी गई है। यूनानी रोमन साहित्य सेंट्रोकोकस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया है? तो ये हो जाएंगे विलियम जोन्स। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंट्रोकोकस और एंटियोकस का प्रयोग किया है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इन नामों का तदात्म्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया है। इससे यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायत दी है? तो ये है लुम्बिनी स्तंभ में पता चलता है। अपने शासन के 10 वर्ष में अशोक ने सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। इसके बाद उसने अभिषेक के 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी ग्राम का दौरा किया। लुम्बिनी बुद्ध की जन्मभूमि के कारण धार्मिक कर मुक्त कर दिया। इसको राजस्व को घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया और ये लुम्बिनी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस मौर्य स्तंभ या स्तंभों पर सिंह शीर्ष पर है? तो सिंह लगा हुआ है सारनाथ में, सांची में, कोलूहा में और लोरिया नंदनगढ़ में। चारों जगह पर क्या लगा है? सिंह लगा है। बसड़ के स्तंभ के ऊपर सिंह, संकीशा के ऊपर हाथी। संकीशा मतलब छोटी सी सकरी जगह से हाथी नहीं जा पाएगा, संकीशा से कैसे जाएगा? हाथी। रामपुरवा पर वृषभ और सिंह है। रामपुरवा में क्या है? वृषभ और सिंह है। लोरिया नंदन कानन पर सिंह है और सांची सारनाथ के स्तंभों के ऊपर एक साथ 4 सिंह की प्रतिमा है। तो लोरिया पर 1 सिंह है, सांची सारनाथ के में क्या है? सिंह है 4 मंडित की गई हैं। अशोक स्तंभ वास्तु और तत्क्षण दोनों दृष्टि से अनुपम है। अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ियों पर किन के लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो ये आजीवक संप्रदाय के लिए खुदवाई थी। अशोक ने वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया। इसने चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण करवाया। गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में सुदामा गुहा आजीवक भिक्षुओं के लिए दान की थी। अशोक द्वारा संगठित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता डैश ने ग्रहण की थी? तो ये की थी मोगलीपुत्र तिस्त के द्वारा। सम्राट मौर्य के अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्त के द्वारा की गई थी। अशोक के शासनकाल में दक्षिण में कौन सा राज्य अस्तित्व में नहीं था? चोल थे, पांडव थे, पल्लव नहीं थे। अशोक के शासनकाल में दक्षिण में पल्लव राज्य अस्तित्व में नहीं था। पल्लव वंश 6वीं शताब्दी में कांचीपुरम राज्य में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना सहविष्णु ने की थी और पल्लव सबसे दक्षिणतम राज्य था। अशोक ने कौन से अभिलेख में धम्म का अर्थ बताया है? तो ये है द्वितीय स्तंभलेख में, खड़ा है स्तंभलेख में बताया है। अशोक के स्तंभलेख की संख्या 7 है और जो 6 स्थानों से प्राप्त होती है। अशोक अपने द्वितीय स्तंभलेख में धम्म का अर्थ बताता है। धम्म है साधुता, बहुत से अच्छे कर्म करना, दया, दान आदि। इसी स्तंभलेख से माता पिता की सेवा और गुरु का सम्मान करना भी धर्म बताया है। अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन है? तो वह धर्म महामात्र। अशोक ने अपने अभिषेक के 13वें वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक विशेष अधिकारी
धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी, जिसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच में द्वेष भाव को समाप्त करके धर्म की एकता पर बल देना था। इसका प्रमुख कर्तव्य था धर्म की रक्षा करना और धर्म की वृद्धि करना। श्रीलंका के उस राजा का नाम क्या था जो कि अशोक के समकालीन था? तो इसका नाम है देवनपियतिस्सा। देवनपियतिस्सा। श्रीलंका का राजा देवनप्रियतिस्सा अशोक के समकालीन था, जिसे अशोक के पुत्र महेंद्र ने ताम्रपर्णी श्रीलंका के शासक तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। निम्नलिखित विदेशी शासकों में से कौन अशोक के समकालीन नहीं है? सीरिया के थीरोस थे, फिलाडेल्फस के टॉलमी थे, मैक्सिडोनिया के एंटिगोनस गोनाटस से और कोरेनी के मग थे। लेकिन सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, ना कि अशोक के समय। सम्राट अशोक के समकालीन में विदेशी सम्राट आते हैं, जैसे कि एंटीओक सीरिया के थे, तो टोको सरिया से टोक दो। एंटीओकस ये कहाँ के हैं? सीरिया के हैं। एंटीओकस ये थ्रियोन से संबंधित थे। तुरमय मिस्र के शासक हैं। टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के और एंटिकीन मैक्सिडोनिया का। एंटिओगोनस गोनायस मग सिरी नरेश मगस थे। अलिक सुंदर यह एपीरस का शासक था। इसके राज्य में अशोक ने धर्म प्रचार भेजे थे। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। अशोक के प्रस्तर स्तंभ पर यूनानी शासकों का जिस क्रम में उल्लेख है वह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सिकंदर तो भैया सबसे बाद में ही आएंगे। पहले आते हैं हमारे एंटिओकस। एंटिओक को बुलाओ पहले, फिर उनके टॉमी को बुलाओ, दूसरा टॉलमी, तीसरे एंटिओगन गन को बुलाओ, एंटीगोनस, फिर आते हैं सिकंदर। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत के सभी लोगों ने और यूनानी राजाओं को भूमध्य सागर तक राजदूत भेजे थे। इसके स्तंभों पर यूनानियों से उत्तर अफ्रीका तक बहुत से समकालीन यूनानी शासकों के नाम मिलते हैं, जो कि क्रमशः हैं। पहले नानी है ना, यूनानी के एंटिओको या एंटिओकस, ये यूनानी हैं। नानी एंटिओक के साथ रहती हैं। फिर आता है तुरमय, मिल जाती हैं टॉमी के साथ, तुरमय टॉलमी थे। एंटिकीन तो एंटी हो जाती हैं, एंटिकीन के हैं एंटीगोनस। फिर एंटी मांगी मग तो मग मगस। फिर अलीक सुंदर, मग बड़ा सुंदर था, अलीक सुंदर एलेक्जेंडर। इसी तरह से दक्षिण में भी चोल, पांड और ताम्रपर्णी है। पहले चोल आए, फिर पांड आए, फिर ताम्रपर्णी आए। श्रीलंका में अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेख में उत्कीर्ण है? तो यह है कारुवा की रानी अभिलेख में। अशोक द्वारा उत्कीर्ण अभिलेख में उसके एक रानी कौरवकी का उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवाकी का नाम दान दिए जाने का वर्णन मिलता है। इसमें इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले तीसरी बौद्ध संगीति में नियुक्त धर्म प्रचारक और उनके क्षेत्र। मंजिन तक कहाँ तक जाएंगे? कश्मीर तक। मंजिन तक गंधार और कश्मीर से संबंधित है। महारक्षित महारक्षा महाराष्ट्र से संबंधित है। महाधर्म रक्षित नहीं, महारक्षित का संबंध है यवन से। कहेंगे यवन है क्या? यून है ना, यवन देश से संबंधित है। महारक्षित महाधर्म रक्षित, महाधर्म की रक्षा करनी है तो ये है महाराष्ट्र में। फिर सोन या उत्तर, ये है सुवर्ण से, सुवर्ण भूमि से। मंजिन तक कश्मीर और गांधार। महारक्षित यवन देश से संबंधित है। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र से है। सोन और उत्तर सुवर्णगिरी या भूमि से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धर्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? तो इन्होंने अहिंसा पर बल दिया है। मनसा वाचा कर्मणा,
व्यवहार में संयम बताया है, सभी के साथ समान व्यवहार बताया है, लेकिन इन्होंने पाप से भय नहीं बताया। अशोक के दूसरे और सातवें स्तंभ में उन गुणों को गिनवाता है जो धम्म को निर्माण करते हैं। इस प्रकार इनको रखा गया है, जैसे आपसी नवे बहुकाय, संस्कृत पढ़नी पड़ेगी नहीं, अर्थात हम धम्म अल्प पाप, जिसको आपाशी नवे कहा गया है, अत्यधिक कल्याण, बहुक यानी दया है, दान है, सत्यवदिता है, पवित्रता है, सोचिए है, मृदुता है, माधवी साध्वी साधुता है। अशोक लोगों को अहिंसा का उपदेश देता है, सबके साथ उचित व्यवहार और संयम का भी उपदेश देता है। किस प्रमुख उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया है? तो अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु धम्म का प्रचार किया था। धम्म संस्कृत के धर्म का ही एक प्राकृतिक रूपांतरण है। धम्म तथा इसका प्रचार अशोक के विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का सर्वप्रधान कारण है। दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेखों में धम्म से संबंधित बातों का उल्लेख मिलता है, दूसरे में और सातवें में। धर्म शब्द का रूपांतरण धर्म से संबंधित है, यह प्राकृतिक भाषा से संबंधित है। मौर्य सम्राट अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की है उसमें अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक ने धम्म को भी परिभाषित किया है। बौद्ध धर्म के राहुलोवाद सूक्त से ली गई है। धम्म संस्कृति के धर्म का ही प्राकृतिक भाषा में रूपांतरण है। धर्म का संदेश उसके दूसरे और सातवें लेख में वर्णित है। अपने दूसरे लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है, किम चू धम्मे, धर्म क्या है, धम्म क्या है? इसका उत्तर वह दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में देता है। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहा है? तो अशोक ने स्वयं को देवताओं का प्रिय कहा है। अशोक के अभिलेख में उसकी कई उपाधियों का उल्लेख है। उसने देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी कहा है। अशोक के परवर्ती शासक दशरथ ने भी देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि श्री विक्रम थी। कनिष्क की उपाधि महाराजाधिराज देवपुत्र थी। किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तीसरी बौद्ध संगीति का संबंध है अशोक से। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। इस संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस्त ने की है। इन्होंने कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया जो कि अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता है। कथावस्तु अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आता है। सम्राट अशोक ने कलिंग को कब विजित किया था? तो इनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में किया था। 261 ईसा पूर्व अर्थात अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया, जो वर्तमान उड़ीसा राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है। इतना भयानक युद्ध था जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। और यह युद्ध विभीषिका देखकर अशोक बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हो गया था। तब से वह रणघोष को छोड़कर भेरी घोष का अनुयायी हो गया था। काकनाड बोट महाविहार कहाँ है? तो यह सांची में स्थित है। सांची का प्रसिद्ध स्तूप जिसका निर्माण अशोक के काल में हुआ था, उसी के अंतर्गत काकनाड बोट विहार भी है। इसमें बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे गए हैं। इसके अन्य भागों में परिवर्धन शुंग काल में भी हुआ है। इसका गिरा हुआ अवशेष आज भी भोपाल के 35 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में सांची नामक स्थान पर अवस्थित है। यहाँ पर बुद्धकालीन कला के अवशेष देखने को मिलते हैं। प्रतिवेदक का कार्य क्या होता है? जो प्रतिवेदक है इसका कार्य होता है घटनाओं की सूचना देना। प्रतिवेदक सूचनाओं का आदान प्रदान करने का कार्य करता है, जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में पाया गया है। सेना का नेतृत्व सेनापति करते हैं। राजस्व इकट्ठा करने का कार्य समाहर्ता करता है। प्रांतों का शासन कुमार और प्रांतपति के माध्यम से चलाया जाता है।
निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो इनका नाम है निग्रोथ ने और उपगुप्त ने। निग्रोथ और उपगुप्त दोनों आते हैं। शैली अनुश्रुतियों में दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक को उनके शासनकाल के चौथे वर्ष में निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दिव्यदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बुद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक ने अपने किस शासकीय वंश में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो 20वें वर्ष में ये गया था। रोमनदेही अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अशोक ने अपने अभिषेक से 20 वर्ष के पश्चात स्वयं लुम्बिनी आया और वहाँ से आर्थिक कर उठा लिया था। दिव्यदान के अनुसार अशोक ने अपने गुरु उपगुप्त के साथ धर्म यात्राएं की थी। विंसेंट स्मिथ ने अशोक की यात्रा का क्रम इस प्रकार निश्चित किया है। पहले लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, बोधगया और कुशीनगर गए थे। कहाँ? लुम्बिनी से कपिल, कपिल से सारनाथ, का सारनाथ से श्रावस्ती, फिर बोधगया और फिर कुशीनगर। दिव्यदान यह घटना जीवन घटनाओं के कालक्रम में है। अशोक के इन प्रधान शिला शासकों में कौन सा धम्म का विवरण और सारांश प्रस्तुत करता है? तो ये है 11वां, जो कि धम्म का विवरण और सारांश प्रस्तुत करता है। अशोक के 11वें अभिलेख में धम्म विजय की विशेषताओं पर वर्णन किया गया है। 5वें अभिलेख में धम्म महामातों की नियुक्ति, कार्य निर्देश और मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 12वें अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख मिलता है। 13वें अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम का वर्णन है, जहां उसे धर्म प्रचार के लिए भेजा था उसने। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के शासनकाल के समय प्रांतीय राजधानी नहीं थी? तक्षशिला थी, सुवर्णगिरी थी, तोसली थी, लेकिन धौली नहीं थी। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का विभाजन किया गया था। पहले तक्षशिला की उत्तरापथ थी, तोसली की कलिंग थी, सुवर्णगिरी की दक्षिण पथ थी, उज्जैनी अवंती की थी और पाटलिपुत्र मध्य देश या प्राची की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्विभाषित अभिलेख है? तो 2 भाषाओं में लिखा गया है। सर-ए-कुन्हा अशोक का कन्हार स्थित सर-ए-कुन्हा अभिलेख द्विभाषित है। इसमें यूनानी और अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया गया है। कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य किसके शासनकाल में फैला था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय। दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैल गया था। 14वीं शताब्दी के मैसूर से प्राप्त एक अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि शिकारपुर या उत्तरी मैसूर के तालुके की रक्षा मौर्यों के जिम्मे में थी। लेकिन आयोग ने भैया इसका आंसर सी माना है, लेकिन है इसका ए। दक्षिण भारत के निम्नलिखित किन स्थलों में 14 घोषणाओं वाले अशोककालीन शिलालेख हैं? तो अशोककालीन शिलालेख कहाँ से मिलते हैं हमें? इरागुंडी आंध्र प्रदेश से और सन्निति कर्नाटक से मिलते हैं। मार्क्सी में भी है यार। अशोक मौर्यकालीन शासक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नतः शिलालेख, गुहालेख और स्तंभलेख के रूप में किया गया है। इन सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक है, जबकि वे ब्रह्मी लिपि, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी लिपियों में लिखे गए हैं। अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी लघु शिलालेखों से प्राप्त होती है, जिसमें प्रमुख हैं इर्रागुंडी जो कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है, सन्नति यह गुलबर्गा में है, समीप आके बैठे गुलबर्गा में है कर्नाटक में, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, राजुल मंडगिरी यह माशकी, नेत्तूर उडेनोगोल ये बेल्लूर कर्नाटक में है। इसमें जो इरिगुंडी है और सन्निति से 14 घोषणा वाले
अशोककालीन शिलालेख प्राप्त होते हैं। नीचे दिए गए कथन ए और कथन बी को बताइए। 5वीं शताब्दी में फाहियान ने अपनी भारत यात्रा के क्रम में वह विवरण दिया है कि देश में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था। तो पहला सही हो जाएगा। अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिए थे और भोजन के लिए पशु वध को नियंत्रण कर दिया था। तो ये सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं करता। 5वीं शताब्दी में फाहियान ने अपनी भारत यात्रा के क्रम में यह विवरण दिया है कि इस देश में कोई भी संभ्रांत व्यक्ति मांसाहार नहीं करता। यह वक्तव्य बिल्कुल सही है तथा अशोक ने जो स्वयं जीव जंतुओं के प्रति अहिंसा के सिद्धांत को कठोरता से मानता था, उसने पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था और भोजन के लिए पशु वध को नियंत्रित कर दिया था। यह दोनों कथन कारण सही हैं, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता। सांची के सबसे बड़े स्तूप, जिसमें स्तूप संख्या 1 और महास्तूप कहा जाता है, इसका आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग किसके काल में बना था? तो यह अशोक के काल में बना था। सांची अपने अप्रतिम बौद्ध स्मारक और पुरातात्विक सामग्री के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। जनरल रॉयल्ट ने सांची के स्तूपों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। अशोक के 84,000 स्तूपों में सांची का एक स्तूप है। इसमें 3 स्तूप हैं, 1, 2, 3 सुरक्षित अवस्था में हैं। इन स्तूपों को ईंटों से बनाया गया है। इसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ लगाई गई है। तत्पश्चात यहाँ अनेक स्तूप, विहार, मंदिर बनाए गए हैं। महास्तूप का आंतरिक ईंटों का निर्मित भाग अशोक के काल में बना था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौटिल्य तक्षशिला के शिक्षा केंद्र के प्रमुख आचार्य थे। यह स्वभाव से अत्यंत रूढ़िवादी और क्रोधी थे। पुराणों में इससे दुर्जभश्व कहा गया है, अर्थात दुर्जभश्व। श्रेष्ठ ब्राह्मण चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला के आचार्य चाणक्य के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम, जो कि 415 से 455 ईस्वी में कराई थी। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना मैत्रक वंशी शासक भट्टार्क ने की थी। यह मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। मौर्य काल में भवनों के निर्माण लकड़ी से भी होते थे। इसका पुरातात्विक प्रमाण हमें मिलता है कुम्हारों से। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से होता था। इसका प्रमाणिक प्रमाण हमें पटना के समीप बुलंदी बाग और कुम्हार से प्राप्त होता है। इसके खोजकर्ता हैं स्पूनर महोदय। बुलंदी बाग के नगर के परकोटे के अवशेष प्राप्त होते हैं और कुम्हार से राज प्रसाद के अवशेष मिलते हैं। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष क्या था? तो यह टकसाल का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष मौर्य काल में टकसाल का अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा गया है। रूपदर्शक सिक्कों का निरीक्षक होता था। अकरा अध्यक्ष यह खान विभाग का अध्यक्ष था और जो विविता अध्यक्ष है यह चारागाहों का अध्यक्ष होता था। अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में इशिला नामक नगर का उल्लेख है? तो इशिला इस्कुला सिद्धकर किला, इशिला सिद्धपुर अभिलेख का उल्लेख करता है। मास्की, नेट्टूर, गुर्जरा, उदगोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। सिद्धपुर अभिलेख में इशिला नामक नगर का उल्लेख है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघभेद करने वाले बुद्ध भिक्षु और भिक्षुओं के लिए कठोर दंड दिए हैं? तो ये हो जाएंगे अशोक। सांची सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक बुद्ध संघ में फूट डालने वाले भिक्षुओं और भिक्षुओं को चेतावनी देते हैं, जो कोई भिक्षु भिक्षुणियाँ संघ को भंग करेगा
वह श्वेत वस्त्र पहनकर अयोग्य स्थान पर रखा जाएगा। इस प्रकार यह आदेश भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ में सूचित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेरी इच्छा है कि संघ समग्र होकर चिरस्थायी हो जाए। अशोक के शासनकाल में कुम्हार कहाँ नियुक्त किए गए थे? जो कुमार हैं अशोक को नियुक्त किया गया था तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी में। प्रशासन की सुविधा के लिए अशोक का विशाल साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। इसके अभिलेख में 5 प्रांत मिलते हैं, जिसमें उत्तरापथ तक्षशिला में, अवंतीरट यह उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और पाश या पूर्वी देश ये पाटलिपुत्र। राजनीतिक महत्व प्रांतों के राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को ही राजपाल नियुक्त किया जाता था, जिन्हें कुम्हार और आर्यपुत्र कहा जाता था। तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसली, उज्जैनी में इस प्रकार के कुम्हारों की नियुक्ति की गई थी। कहाँ पर? तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसली और उज्जैनी में। दिव्य दान से पता चलता है कि अशोक का पुत्र कुणाल यह तक्षशिला का राज्यपाल था। महावंश से पता चलता है कि उसने अपने छोटे भाई तिष्य को उपराजा नियुक्त किया था। जिसके भिक्षु हो जाने पर अशोक का पुत्र महेंद्र इस पद पर नियुक्त हुआ था। संभवतः उपराजा का पद भी प्रधानमंत्री जैसा होता था। अन्य प्रांतों में दूसरे उच्च पदाधिकारी राज्यपाल नियुक्त किए जाते थे। इन पदों पर नियुक्ति बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव से की जाती थी। कश्मीर के श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की है अशोक के द्वारा। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नगर बसाया था। नेपाल में देवपाटन नगर की स्थापना की। इसमें कश्मीर में धार्मिक विधि से अशोकेश्वर की स्थापना कराई थी। कल्हड़ अशोक को कश्मीर का प्रथम मौर्य शासक बताता है। निम्नलिखित में से अशोक के शासन में सौराष्ट्र का गवर्नर था तुषाप्य। तो कुमारेतर शासित प्रदेश का विशेष विवरण तो नहीं मिलता, परंतु जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सौराष्ट्र में प्रादेशिक शासक का भार तुषाप नामक एक यवन के हाथ में था। तीनों अन्य लोग अधोलिखित राज्यों के सौराष्ट्र प्रदेश के राज्यपाल थे। सौराष्ट्र के गवर्नर और उनके शासक, जैसे कि पुष्पगुप्त का संबंध रहा है चंद्रगुप्त मौर्य से। सुवैशाख का रुद्रदामन से है। चक्रपलित का है स्कंदगुप्त से। चाणक्य के बाद खिल्लाटक और राधागुप्त महामंत्री बने थे, अतः राधागुप्त महामंत्री थे, ना कि गवर्नर। अशोक के समकालीन विदेशी राजा सुरमय कहाँ के थे? तो यह मिस्र के थे। सुरमय का संबंध है मिस्र से। अशोक बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भारत के सभी लोग यूनानी राजाओं को भूमध्य सागर तक भेजे गए थे। इनके स्तंभों पर इन्होंने यूनान के उत्तर अफ्रीका तक के बहुत से समकालीन यूनानी शासकों का नाम लिखा है। इसमें आता है एंटियोक, जो कि सीरिया के, एंटियोकस द्वितीय थ्रेओन्स के, तुरमय मिस्र के, टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के, अक्तीन की यूनान के और एंटिगोनस द्वितीय एटलिक सुंदर के और एपाइरस के अलेक्जेंडर द्वितीय के शासन के में राजदूत भेजे थे। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। भारत का मौर्य राजवंश वर्तमान नेपाल के तट के निकट रूप स्थित है, तो ये सही है। अशोक महान की एक पुत्री ने वहाँ के अभिजात वर्गीय एक व्यक्ति से विवाह किया था, तो ये भी सही है। दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है। अशोक वह युवराज था, तभी वहाँ युवराज था जब उसने नेपाल प्रदेश को विजित किया था। साथ ही उसने एक पुत्री ने नेपाल के एक अभिजात वर्गीय क्षत्रिय देवपाल नामक व्यक्ति से विवाह किया था। चारुमती मौर्य वंश के नेपाल से निकट रूप से संबंधित है। निम्नांकित को कालानुक्रम के अनुसार सजाइए और कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो पहले आते हैं हमारे चाणक्य, फिर दूसरे आते हैं कलिंग का युद्ध, फिर कनिष्क और फिर आते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भी इसका सही आंसर हो जाएगा। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के समय 320 ईसा पूर्व के प्रधानमंत्री थे।
261 में कलिंग का युद्ध हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में। कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 में और 375 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत पर शासन किया है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किए थे शासन के 8वें वर्ष। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध के विषय में अशोक ने 13वें शिलालेख में भी सूचना दी है। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे और 1,50,000 लोग बंदी बने थे। अशोक ने कलिंग राज्य पर कब अधिकार किया है, आक्रमण किया है? 261 ईसा पूर्व में किया था, 8वें वर्ष किया था, 1 लाख लोग मारे गए थे। कलिंग का राजा नंदराज नाम का कोई राज करता था वहाँ पे। कथन और कारण बताइए। सांची कला में बुद्ध के जीवन दृश्यों का अंकन है, तो ये सही है। सांची का बुद्ध के जीवन से निकट का संबंध है, तो ये गलत है, पहला बस सही है। अशोक के निकट, भोपाल के निकट सांची में अशोक ने निर्माण करवाया है इसमें, जिसका परिवर्धन शुंग काल में हुआ था। यहाँ पर स्तूप बुद्ध के जीवन के दृश्यों को अंकित करते हैं, लेकिन उनके जीवन से कोई संबंध नहीं था। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण निम्नलिखित में से क्या है? नहीं है। ओके। अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी थे। अशोक द्वारा संचालित शांति नीति थी। इन्होंने मौर्य प्रशासन की प्रवृत्ति को केंद्रीकृत किया था, ये भी था। परवर्ती मौर्य शासकों द्वारा बनाई गई विजय नीति, ये इसका कोई कारण नहीं थी। मौर्य सेना में सम्मिलित थे। मौर्य सेना में थे पदाति, अश्वरोही, रथ और गज। मौर्य सेना में पदाति, अश्वरोही, गज और रथ सम्मिलित थे। अशोक के पास एक अत्यंत विशाल सेना थी, जिसमें 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी और संभवतः 800 रथ थे। सैनिकों की संख्या समाज में कृषकों के बाद सबसे बड़ी थी। सैनिकों को नगद वेतन मिलता था तथा इनके अनुशासन और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। श्वेत लोहे का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लोह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो इनका नाम है कार्टियस। यूनानी इतिहासकार कार्टियस ने श्वेत लोहे का संदर्भ देकर कहा है कि मौर्य काल में लोह उद्योग अत्यंत विकसित अवस्था में था। स्पूनर का विचार है कि पिपरहवा बौद्ध स्तूप की धातु गर्भ मंजूषा, पटना की यक्ष प्रतिमाएं, लोहानीपुर से प्राप्त जैन तीर्थंकरों के धड़ आदि सभी में चमत्कारी पॉलिश पाई गई है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि पूर्व मौर्य उत्तर भारत में विभिन्न स्थलों में काले रंग के चमकीले भांड मिलते हैं। इसके समय ईसा पूर्व 600 से 200 निर्धारित की गई है। इसमें NBPW कहा जाता है, इन्हें NBPW कहा गया है। यह बर्तनों पर पॉलिश करने का प्राचीनतम को ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ले जाते हैं। अतः मौर्यकालीन स्तंभ तथा पॉलिश पूर्णतः भारतीय थी। बौद्ध साहित्य और महाभारत में ऐसे साक्ष्यों का उल्लेख है जो धार्मिक और सामाजिक स्थानों पर लगाए जाते थे। अशोक के कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें वर्णित प्रणय कर क्या है? तो प्रणय कर का संबंध है एक आपातकाल कर। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। सिद्धांतः उपज का 1/6 था, परंतु व्यवहार में आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ बढ़ा दिया जाता होगा, जैसे अर्थशास्त्र और यूनानी प्रमाणों से प्राप्त होता है। मौर्य शासन में कृषि की आय पर लोगों को 25% तक कर देना पड़ता था। कृषकों को सिंचाई कर भी देना होता था। नगरों में जल और भवन कर लगता था। राजकीय आय के अन्य प्रमुख साधन राजा की व्यक्तिगत भूमि से होने वाली आय, सीमा शुल्क, चुंगी और बिक्री कर थे। व्यापारिक मार्गों, सड़कों और घरों पर लगने वाले कर, अनुज्ञा शुल्क, आर्थिक दंड के रूप में प्राप्त हुए जुर्माने आदि हैं। समाहर्ता नामक पदाधिकारी करों को एकत्रित करके आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए उत्तरदायी होता था। प्रणय कर एक प्रकार का आपातकालीन कर था। मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक
नामक अधिकारी का संबंध है। यह सिक्कों का परीक्षक होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य शासन व्यवस्था में सिक्कों का परीक्षण करने वाले अधिकारी रूपदर्शक कहलाते हैं। मौर्य युग में सिक्के सोने, चांदी, तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा गया है। चांदी के सिक्कों को कृशापण या धरण कहा गया है। तांबे के सिक्कों को मशक कहा गया है। छोटे छोटे सिक्के काकड़ी कहलाते थे। ये सिक्के शासकों, सौदागरों और निगमों द्वारा प्रचलित किए गए थे। इन सब पर स्वामित्व सूचक चिन्ह लगाए जाते थे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, बिहार में बड़ी संख्या में प्राप्त चांदी के आहत सिक्कों में अधिकतम मौर्य काल के ही हैं। अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल का भी उल्लेख मिलता है, जिसका अधीक्षक लवणाध्यक्ष है। मौर्य प्रशासन में सीता से तात्पर्य है, तो सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि का राजस्व। चंद्रगुप्त मौर्य की सुसंगठित प्रशासन व्यवस्था सुदृढ़ वित्तीय आधार पर अवलंबित थी। साम्राज्य के समस्त आर्थिक कार्यकलापों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता था। कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकाधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। भूमि पर राज और कृषक दोनों का अधिकार होता था। राज की भूमि में व्यवस्था करने वाले प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष थे, जो दासों, कर्मकारों और बंदियों की सहायता से खेती करते थे। कुछ राजकीय भूमि खेती के लिए कृषकों को दे दी जाती थी। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। यह सिद्धांतः उपज का 1/6 होता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा गया है। ऐसे लोग अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देते थे। भूमि कर को भाग कहा गया है। मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कौन कहलाते थे? तो इनको कहा गया है पण्णाध्यक्ष। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें अनेक पदाधिकारियों का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र में विभागीय अध्यक्ष और उनके कार्यों की एक लंबी सूची मिलती है। संभवतः इन अध्यक्षों को ही यूनानी लेखकों ने मजिस्ट्रेट कहा है। इसमें कुछ नाम इस प्रकार हैं, जैसे पण्णाध्यक्ष, यह वाणिज्य का अध्यक्ष। पण्णाध्यक्ष वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के साथ बाजार में इनकी आपूर्ति भी सुनिश्चित करता था। सुराध्यक्ष और सूनाध्यक्ष, यह बूचड़खाने का अध्यक्ष होता था। गढ़ी का अध्यक्ष, यह वेश्याओं का निरीक्षण करता था। सीता अध्यक्ष, यह राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। अकराध्यक्ष, यह खानों का अध्यक्ष था। शुल्काध्यक्ष और सूत्राध्यक्ष, यह कटाई बुनाई विभाग के अध्यक्ष थे। कोष्ठागार अध्यक्ष, कुप्पाध्यक्ष, यह वन और उनकी संप्रदा के अध्यक्ष थे। पतना अध्यक्ष बंदरगाहों के अध्यक्ष हैं। संस्था अध्यक्ष, यह व्यापारी मार्गों के अध्यक्ष थे। देवता अध्यक्ष, यह धार्मिक संस्थानों के अध्यक्ष थे। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज के 7 वर्गीय विभाजन में तीसरे स्थान पर कौन रहा है? तो व्यापारी रहे हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इससे पूर्व वह आर्कोशिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस के राजदूत रह चुके थे। संभवतः यह ईसा पूर्व 304 से 299 के बीच पाटलिपुत्र की सभा में उपस्थित हुआ था। मेगास्थनीज ने बहुत समय तक मौर्य दरबार में निवास किया और भारत में रहकर उसने जो कुछ भी सुना देखा उसने इंडिका नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया। मेगास्थनीज के अनुसार समाज में 7 वर्ग थे: दार्शनिक, कृषक, शिकारी, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज कहते हैं कि मौर्य युग में शांति और समृद्धि व्याप्त थी। जनता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भी थी, अतः भूमि बड़ी उर्वर थी। लोग नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट थे और सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। भारतीय साहसी, वीर और सत्यवादी होते थे। निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? तो डायोडोटस, यह अशोक के समकालीन नहीं थे। अशोक ने अपने दूसरे और 13वें शिलालेख में देशों के नाम लिखे हैं, वहाँ पर दूत भेजे हैं, जिसमें दक्षिणी सीमा पर स्थित राज्य में चोल, पांड्य, सेतीय पुत्र,
केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, श्रीलंका बताया गया है। 13वें शिलालेख में हमें 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं जहाँ पर इन्होंने धर्म प्रचार के लिए अपने राजदूतों को भेजा था। पहले आते हैं एंटियोक, ये सीरिया से थे। तुर्मय मिस्र के थे। एंटिकिन मैक्सिडोनिया का राजा था। मग सरीन का था। अलिक सुंदर, यह एपिरस का शासक था। साथ ही हमें प्लानी भी बताते हैं कि मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसस नामक राजदूत को मोर दरबार में भेजा था। अतः अशोक का समकालीन डायोडोटस नहीं था। एंटियोक सीरिया का राजा एंटियोकस द्वितीय, थियोन्स और तुर्मस मिस्र का राजा, ये तो हो चुका है। निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखकों के लिए सेंटोकोकस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया है? तो ये हो जाएंगे हमारे विलियम जोन्स। क्लासिक यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से मौर्यकालीन इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान होता है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंटोकोकस नामक प्रयोग किया है नाम का। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इन नामों का तदात्म चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्थापित किया था। इससे यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सिकंदर के समकालीन थे। मौर्य ग्रंथ, जो बुद्ध ग्रंथ हैं, दीपवंश, महावंश, टीका और महाबोधि वंश, दिव्यदान आदि प्रमुख हैं। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, परवर्ती मौर्य शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। भद्रबाहु का कल्प सूत्र हमें हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ हैं। इससे चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन की प्रमुख घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वैशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, नाट्य आदि प्रमुख हैं। इसमें मौर्य साम्राज्य की व्यक्ति और उनके कृतित्व तत्व सभी आवश्यक जानकारी हमें प्राप्त होती हैं। आदेव मात्रक भूमि उस भूमि को कहा गया है जो सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। कहाँ पर? आदेव मात्रक में सिंचाई कृत्रिम रूप से होती थी। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने कहा है कि अच्छे जनपद की विशेषता यह है कि उसकी भूमि कृषि योग्य होनी चाहिए। वह आदेव मात्रक हो, अर्थात ऐसी भूमि हो कि उसके बिना वर्षा की भी अच्छी खेती हो सके, राजकीय भूमि पर दासों, कर्मकारों, कैदी आदि जुताई बुवाई होती थी। दास कर्मकारों को भोजन आदि दिया जाता था। कार्य के दौरान नगद मासिक वेतन भी दिया जाता था। परंतु ऐसी भी राजकीय भूमि होती थी जिस पर सीता अध्यक्ष द्वारा खेती नहीं की जाती थी। ऐसी भूमि पर कृषक खेती करते थे। मेगास्थनीज ने लिखा है कि भूमि पशुओं के निर्वाह योग्य थी, अतः खाद्य पदार्थ प्रदान करती थी। चूँकि वर्षा वर्ष में 2 बार होती थी, इसलिए भारत में फसलें 2 बार काटते थे। देश में प्रायः समस्त मैदानों में ऐसी सीलन रहती थी जो कि भूमि को समान रूप से उपजाऊ रखती थी। नीचे दिए गए वक्तव्य हैं कथन और कारण। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था, तो ये सही है। अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया था, उसकी सेना विघटित कर दी थी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के पश्चात प्रारंभ हुआ था। इसका मुख्य कारण था उनके योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव, प्रशासन का अधिकाधिक केंद्रीकरण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानता, पदाधिकारियों द्वारा जनता पर अत्याचार आदि। अशोक ने धम्म विजय का अनुसरण किया है, इसके प्रचार प्रसार के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी थी, लेकिन यह तथ्य सही नहीं है। इसने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अपनी सारी सेना को भंग कर दिया, क्योंकि अभिलेखों में इस बात की जानकारी मिलती है कि इसने सैन्य शक्ति पूर्व की भांति विद्वान थी, और ये कथन सही है, कारण गलत है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। इसमें दूसरा वर्ग क्या था? दूसरा वर्ग था कृषक। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। प्रथम था दार्शनिक, दूसरे थे कृषक, इसके बाद क्रमशः अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद आते हैं, और किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा थी।
प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहाँ गए थे? वहाँ भद्रवायु की दीक्षा प्राप्त की थी और श्रवणबेल गोला में जाके उन्होंने संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए थे। कनिष्क प्रथम की मृत्यु के तुरंत पश्चात कौन कुषाण वंश का शासक बना? तो इसका नाम है वशिष्ठ। कनिष्क की मृत्यु 101 ईस्वी के बाद उनका बड़ा पुत्र वशिष्ठ, जो कि 102 से 106 तक कुषाण वंश का शासक बना। इसके द्वारा मुद्रा चलाने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन कनिष्क संवत के अनुसार 2 लेख मथुरा, जो कि 24 कनिष्क संवत का है, और सांची 28 कनिष्क संवत का है, इससे प्राप्त होता है। संभवतः राजतरंगिणी में भी वशिष्ठ का उल्लेख जुष्क रूप में हुआ है। जुष्क। निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया था। तो यह है सातवाहन। सर्वप्रथम भू अनुदान का उल्लेख सातवाहन वंशीय गौतमी पुत्र शतकर्णी के नासिक गुहा अभिलेख से प्राप्त होता है। इसने 2 गांवों को अग्रहारियों को दान देने का उल्लेख मिलता है। भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी और द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया था? तो ये है हिंद यूनानी। भारत के सर्वप्रथम हिंदी यूनानी शासकों द्वारा द्विभाषी और द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन हुआ। सिक्कों की दृष्टि में मौर्य उत्तर काल अभूतपूर्व था। सर्वप्रथम हिंद यूनानी एंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। इससे पूर्व सिक्कों पर देवताओं के चित्र अंकित होते थे, लेकिन इन्होंने नाम तिथि उत्कीर्ण नहीं होता था। लेकिन ये जो हिंदी बना है, इन्होंने इसमें छपवाया था, नाम या कुछ अंकित करवाया था। पश्चिमोत्तर भारत में बैक्ट्रिया के यूनानी राजाओं का शासन प्रारंभ हुआ। उन्हीं से सिक्कों पर राजा का नाम और तिथि का अंकन किया जाने लगा। पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी के लेखक का श्रेय कौन को जाता है? तो यह एक अज्ञात यूनानी नाविक थे। पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी के लेखक हैं एक अज्ञात यूनानी नाविक। इनकी पुस्तक की रचना व्यक्तिगत यात्रा पर आधारित है। यह पुस्तक में भारतीय समुद्र तट के बारे में विशद जानकारी दी गई है और यह पुस्तक यूनानी भाषा में लिपिबद्ध है। शक और विक्रम संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो इसमें है 135 वर्ष का अंतर। विक्रम संवत हिंदू पंचांग में समय गणना की जाती है और यह 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। इसके प्रणेता नेपाल के लिच्छवी वंश के राजा धर्मपाल भूतिवर्मा विक्रमादित्य को माना जाता है। इस तथ्य को गुजरात के खोजकर्ता पंडित भगवान लाल इंद्रजी ने सही ठहराया था। शक संवत भारत के प्राचीनतम संवत में से एक है, जिसको 78 में प्रारंभ किया गया था ईस्वी में। शक संवत भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर है। शक संवत के विषय में दुदुआ का मत है कि इसे उज्जैनी के क्षत्रप चेटक ने प्रचलित करवाया था। चिस्टन ने प्रारंभ करवाया था, उज्जैन की थी। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? तो इसका नाम है पुलुमावी चतुर्थ। पुराणों के अनुसार यज्ञश्री के बाद विजयश्री, चंद्रगुप्तश्री और पुलुमावी 4 आते हैं। अंतिम शासक था जो निर्बल और अयोग्य शासक था। परिणाम स्वरूप सातवाहन राज्य का विघटन हो गया। यह 5 छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। जैसे आंध्र सातवाहन का संस्थापक शिमुख था। किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? तो ये है मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य नगर प्रशासन के बारे में वर्णन देते हैं। इनके अनुसार 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का गठन किया गया था। इसमें कुल 30 सदस्य होते थे। नगर प्रशासन का कार्यभार इन्हीं के ऊपर होता था। नगर के पदाधिकारियों को एंटीनोमोई कहा गया है। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यदुप्ती नदियों के बीच का क्षेत्र किस नाम से अभिहित है? तो ये है ब्रह्मवट। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्यदुप्ती नदी के बीच के क्षेत्र को देव निर्मित ब्रह्मवत बताया गया है। यमुना नदी दोआब क्षेत्र, ब्रह्मशी देश, हिमालय और नर्मदा के बीच का आर्यवत क्षेत्र और 7 नदियों के बीच का सप्त सिंधु क्षेत्र बताया है। कौन सा जैन साहित्य मौर्य युग की जानकारी नहीं देता, परिशिष्ट प्रबंध देता है?
कल्पसूत्र भी देता है, ऑप्शन में हटा दिया होगा। जैन ग्रंथ है जो कि भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, हरिसेन कृत बृहत कथा कोश और क्षेमेंद्र का है बृहत कथा मंजरी। सोमेश्वर के द्वारा सोमदेव कृत है कथा सरित सागर। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जैन साहित्य में भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र में भी मौर्य काल की जानकारी प्राप्त होती है। महाभाष्य के रचनाकार है, महाभाष्य लिखी गई है पतंजलि ने। पतंजलि पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे। इनके द्वारा रचित महाभाष्य में यवन आक्रमणों की चर्चा है। इसमें बताया गया है कि यवनों ने साकेत और मध्यमिका को रोन डाला था। बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी। वो कौन से हो जाएंगे? धम्म महामात्र। बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया है। इसके समय नियुक्त अन्य अधिकारी हैं रजुक, जो कि राजस्व और न्याय प्रणाली का प्रधान था। युक्त चोरी की संपत्ति की खोज करता था और अमात्य प्रधानमंत्री हुआ करता था। अशोक के तीसरे शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। युक्त, रज्जुक और प्रदेशक धर्म महामात्रों का उल्लेख 12वें शिलालेख में मिलता है। निम्नलिखित में से किसने बेशनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया था? तो इनका नाम है हेलियोडोरस ने। बेशनगर में हेलियोडोरस ने स्तंभ बनवाया था। यूनानी एंटियाकिट्स का विदेश राजदूत था। विदिशा के भागभद्र के समय आया था। तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस यहाँ आया, उसने वैष्णव धर्म स्वीकार किया और यहाँ पर विष्णु मंदिर के सामने अपने इष्ट देवादिदेव वासुदेव का एक गरुड़ स्तंभ अर्पित किया। उनको आत्मनिग्रह, त्याग और सतर्कता जैसे 3 अमर वाक्य इसमें खुदवाए थे। क्या कहते हैं इसमें? आत्मनिग्रह, त्याग और सतर्कता। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है भावरू में। अशोक ने धम्म और बुद्ध अनुयायी मत अनुयायी होने के दृष्टिकोण का सबसे प्रबल प्रमाण उनका भावरू ये विराट राजस्थान से प्राप्त शिलालेख है, लघु शिलालेख है, जिसमें अशोक बौद्ध के नियमों का उल्लेख है। बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करते हैं। भारतीय चीनी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक मिलंद था, तो सही है। मिलंद को नागार्जुन ने बुद्ध धर्म से जोड़ा था, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। भारतीय यूनानी शासक बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के शुरू करने वाले शासक थे, तो गलत है। मिनांडर ने पहली बार विशुद्ध संस्कृत में लंबा अभिलेख खुदवाया था, तो ये भी गलत है। सी और डी गलत हो जाएंगे। भारत में पहली बार शुद्ध संस्कृत में लंबा अभिलेख खुदवाने वाले हैं शक शासक रुद्रतामन, जिसका जूनागढ़ अभिलेख है। हिंदू यूनानी शासकों ने भी भारत में पहली बार सिक्के जारी किए थे सोने के, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? तो पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक बना है अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की गई थी, बृहदत्त की हत्या करके, जो कि मौर्य शासक था अंतिम। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। इसकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र अग्निमित्र शुंग शासक बना। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है? ओके, अरसर यह शासक वंश था। मल्लवर इनको दस्यु कहा गया है। एनियर यह शिकारी थे, लेकिन बेनिगर यह चर्मकार नहीं थे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पहले आता है अरस का संबंध किससे हो जाएगा? असर। सबका असर होता है शासकों पर, है ना। शासक योद्धा वर्ग कौन होते थे? अरसर होते थे, अरसर। मल्लवर मतलब क्या? लूटपाट करते थे, दस्यु होते थे मल्लवर। और एनियर का संबंध है शिकारी से, एनिमल को मारते थे। और वेनिगर का संबंध है व्यापारी से। सभी संगमकालीन समाज के वर्गों में आते हैं। इसके अलावा वेल्लार यह कृषक वर्ग था और सुडम यह ब्राह्मण और बुद्धिजीवी वर्ग होते थे। सुडम
डमरू बजाते डम 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 डम। संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय चोल शासक का नाम मिलता है? तो ये मिलते हैं करिकाल। करिकाल प्रसिद्ध चोल राजाओं के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। चोलों की तटीय राजधानी पुहार कावेरीपत्तनम थी। इनने अपनी राजधानी ओरेयूर से कावेरीपत्तनम स्थानांतरित की थी। करिकाल 7 स्वरों का ज्ञाता था और वैदिक धर्म अनुयायी। पेरिप्लस दक्षिण भारत के किस नगर को सूती वस्त्र व्यापार का केंद्र बताता है? तो ये बताता है ओरेयूर को। पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी नामक ग्रंथ से मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इसने ओरेयूर को सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र के रूप में उल्लिखित किया है। इसके अनुसार कालची मोती उद्योग के लिए और भड़ौच दास व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। किस विदेशी लेखक ने शुंग वंश के विवरण दिए हैं? तो शुंग वंश का संबंध है तारानाथ से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यात्री और विवरण बताइए। फाहियान गुप्त में आया था। हेनसोंग वर्धन काल के समय आया था। पुष्यभूति के काल में। इत्सिंग का संबंध है पूर्व मध्यकाल से और तारानाथ का संबंध है शुंग काल से। पतंजलि किसके स्थान पर रहने वाले थे? तो पतंजलि रहते थे गोनद के यहाँ। वहाँ के रहने वाले थे, गोनद से संबंधित है। महर्षि पतंजलि शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी है, जो कि मूलतः गोनर्द या फिर गोड़ा जिले के निवासी थे। शुंग युग की यक्षी प्रतिमा किस स्थान पर प्राप्त हुई हैं? तो ये प्राप्त होती हैं भरहुत से। भरहुत का पता 1873 के कनिंघम महोदय ने लगाया था। इसकी बेस्टिनी और तोरण द्वार शुंग काल का है। शुंग युग की यक्षिणी प्रतिमा इसी स्तूप पर चित्रित है। इसके अतिरिक्त यक्ष यक्षिणियाँ प्रतिमा वृक्ष आलिंगन करती हुई महिलाओं का दृश्य भी प्रमुख चित्र है। निम्नलिखित में से किस एंडो ग्रीक शासक ने कृष्ण और बलराम की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? तो इनका नाम है अगाथोक्लीज। ग्रीक यवन शासक अगाथोक्लीज के सिक्कों पर कृष्ण बलराम की आकृतियाँ थीं। एंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक मिनांडर हैं। यह कांस्य मुद्रा पर धर्मचक्र का चिन्ह मिलता है। सर्वप्रथम ग्रीक यवन शासकों ने मुद्रा लेखन वाले सिक्के भारत में जारी किए थे। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? तो अरिकामेडू से मिले हैं। अरिकामेडू दक्षिण भारत में स्थित स्थल है। सर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा 1945 में यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई की थी, जिसके चीन, मलाया, रोम के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। यहीं से रोमन व्यापारिक बस्तियों के अवशेष भी मिलते हैं। कोरोमंडल तट पर अवस्थित यह प्रथम शताब्दी में प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। अरिकामेडू को पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी में पेडोक नाम से संबोधित किया गया है। अरिकामेडू को निम्नलिखित में से किससे रजुवल के सिक्कों पर एक लिपि प्राप्त नहीं होती? तो रजुवल के सिक्कों पर किसकी लिपि प्राप्त नहीं होती? अरमाइक नहीं मिलती। ब्राह्मी है, खरोष्टी है और ग्रीक है। रजुवल के सिक्कों पर ब्राह्मी, ग्रीक, खरोष्टी लिपि का अंकन है, लेकिन अरमाइक लिपि का अंकन नहीं है। किस कुषाण शासक के काल में बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए कश्यप, मतंग और धर्मरत्न चीन गए थे? तो ये गए हैं बिम्कटफिशस के समय। कुषाण शासक बिम्कटफिशस के समय मौर्य बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए कश्यप, मतंग और धर्मरत्न चीन गए थे। कुषाण शासक बिम्कटफिशस ने सर्वप्रथम भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए थे। यह शैव मतनुयायी और महेश्वर की उपाधि धारण करके कनिष्क बौद्ध धर्म का महायान शाखा का अनुयायी था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? कनिष्क की तिथि है 58 ईसा पूर्व फ्लीट और जे कैनेडी के द्वारा। कनिष्क की तिथि ये है 78 ईस्वी, ये मानते हैं रेप्सन और ओल्डेन वर्ग के द्वारा। कनिष्क की तिथि 90 ईस्वी है। यह 90 ईस्वी से 138 ईस्वी है। यह कहा गया है कोनो और पुशी के द्वारा। कनिष्क की तिथि 144 ईस्वी है। यह स्मिथ और के नारायण ने कहा है, ये गलत हो जाएगा।
कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 58 ईसा पूर्व। यह फ्लीट और कैनेडी बताते हैं, मतलब 58 तो फ्लीट और कैनेडी के द्वारा बताई गई है। 78 बताई है फर्गुशियन, रेफसन और ओल्डेनबर्ग थॉमस के द्वारा। 78 आते होंगे फ़ौरन रन करके ओल्डो थॉमस लेकर और थम्स अप, है ना। तो 78 फर्गुसियन, रेप्सन, ओल्डेनबर्ग और थॉमस का है। 90 से 183 या 38 तक बताया है ना 90 से। तो कुशी और पुशी को बताया है, कोनो पुशी मतलब कोने में चले गए 90 के पास, और यहाँ पुशी 138, 90 से 138 ईस्वी कोनो और पुशी ने बताया। 144 बताया है धी शर्मन के द्वारा 4 कर दिया, धी शर्मन धर के 4 कर दिया। श्री हर्ष गढ़वाल नरेश जयचंद और बागपति नरेश यशुबर्मन के राजकवि थे। श्री गढ़वाल नरेश जय सिंह श्री हर्ष थे उनके यहाँ पे राजदरबारी। किस तमिल रचना में पतिव्रता पत्नी भक्ति या पत्नी पूजा का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है शिल्पादिकारम में। शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है निपुर की कहानी। इसकी रचना एग्लो आदिगल ने की है। इस ग्रंथ में पत्नी पूजा का उल्लेख मिलता है। यहीं से इस समाज की मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का और प्रत्यसत्तात्मक व्यवस्था की ओर परिवर्तित होने का संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन तमिल व्याकरण सबसे पुराना ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम संगम युगीन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें प्राचीन तमिल व्याकरण का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। इसकी रचना तोलकाप्पियम में की गई है। यह अगस्त ऋषि के 12 योग शिष्यों में से एक है। इस ग्रंथ में 8 प्रकारों के विवाहों का उल्लेख है। इस ग्रंथ में प्रेम विवाह को पंचत्रिणे और एक पक्षी प्रेम को किकड़े और अनुचित प्रेम को पेरुनिंद्रे कहा गया है। क्या यार देखो, प्रेम विवाह को कहा गया है पंचत्रिणे और प्रेम विवाह को, पक्षी प्रेम को कहा गया है किकड़े, अनुचित प्रेम को कहा गया है पेरुद्रिणी। भारत में मौर्य काल के बाद निम्नलिखित विदेशी आक्रमण का सही क्रम है। तो पहले आए थे हमारे एंड्रो ग्रीक, उसके बाद आए हैं एंड्रो स्काइंथियन और फिर आए हैं एंडो पार्थियन और सबसे लास्ट में आए हैं कुषाण। डी सही हो जाएगा। भारत में मौर्य काल के बाद आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी वैट्रिक के ग्रीक यूनानी अर्थात एंडो ग्रीक थे। इसमें प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन कहा गया है। तत्पश्चात शक जिनको एंडी स्काइथियन कहा गया है, फिर पहलव जिन्हें एंडो पार्थियन कहा गया है। इसके बाद कुषाण आए थे जिसमें के शासक कनिष्क थे। प्राचीन स्थल जहाँ से मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुए हैं वो है वेरठ। यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के बाजौर, स्वात घाटी और विराट नगर में प्राप्त होते हैं। मिनांडर के सिक्कों पर राजसिंह, ऊंट, चक्र आदि की आकृति है। धम्मीय सोटर डेक्यू का अंकन भी मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल व्याकरण का ग्रंथ है? तो ये है तोलकाप्पियम। इसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में कौन सी एक पांड राज्य की राजधानी थी? पांडवों की राजधानी थी मदुरै। पांड प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण में दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इनकी राजधानी मदुरै थी। प्राचीन चिन्ह इनका मछली था, प्रतीक चिन्ह, और सर्वप्रथम इन्होंने उल्लेख किया है मेगास्थनीज ने पांड्यों का। रुद्रदामन का अभिलेख कहाँ है? जूनागढ़ में है। सिर विहीन कनिष्क की प्रतिमा कहाँ मिली है? तो मथुरा में मिलती है और यह बौद्ध संगीति कश्मीर में हुई थी कनिष्क के समय। कौन सा एक भारत के पश्चिम पर स्थित बंदरगाह है? तो पश्चिम पर स्थित है मुजरिस, मुंबई के पास मुजरिस भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। इसका उल्लेख तमिल कवियों और शास्त्रीय शास्त्रों से प्राप्त होता है। मुजरिस दक्षिणी भारत और फारस, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और
भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के बीच प्रमुख बिंदु हैं। नानाघाट अभिलेख मिलता है पुणे में। नानाघाट अभिलेख महाराष्ट्र पुणे में ऐतिहासिक स्थल है। 2वीं शताब्दी से ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी का है। सातवाहन राजवंश का है। ये अभिलेख वैदिक वैष्णव देवताओं की बीच कड़ी स्थापित करता है। जो गौतमीपुत्र शतकर्णी है इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है नासिक प्रशस्ति से। गौतमीपुत्र शतकर्णी से संबंधित विस्तृत नासिक अभिलेख है उसमें मिलता है शतकर्णी ने 7 शक शासक नहपान को पराजित किया था। इसकी पुष्टि हमें नासिक के समीप जोगलथम्बी से प्राप्त चांदी के सिक्के से होती है। शक कामंडक शासक ने सर्वप्रथम प्रसिद्ध शासक कौन है? रुद्रदामन है। भारतीय शास्त्रों में शकों को सीथियन कहा गया है। भारत में शक शासक स्वयं को क्षत्रप कहते थे। इनकी 2 प्रमुख शाखाएं थीं। उत्तरी क्षत्रप जिसमें तक्षशिला और मथुरा थी। पश्चिमी क्षत्रप जिसमें नासिक और उज्जैनी थी। इन्हीं पश्चिमी क्षत्रपों में कामंडक वंश उज्जैन में है। इसके प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन थे। यमनों का शकेत और मध्यमिका पर आक्रमण का वर्णन करते हैं युग पुराण और भाष्य ने किया है। उत्तर पश्चिमी मार्ग से विदेशियों का आक्रमण मौर्योत्तर काल में सबसे महत्वपूर्ण राजकीय घटना थी। इसमें सबसे पहले आगंतुक बैक्ट्रिया के ग्रीक थे। इससे पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य में यवन नाम से संबोधित किया गया है। पतंजलि भाष्य ने उल्लेख किया है कि यूनानियों ने अवध में साकेत और राजस्थान के चित्तौड़ के निकट मध्यमिका को घेरा डाला। और गार्गी संहिता में कि जो युग पुराण अध्याय है इससे ज्ञात होता है कि दुष्ट वीर यवनों ने साकेत पांचाल मथुरा को जीतकर पाटलिपुत्र पर धावा परंतु घरेलू युद्धों के कारण वे वापस लौट गए। सातवाहनों को आंध्र भट्ट कहकर संबोधित किया है पुराणों में। अभिलेखों में जिन शासकों का उल्लेख सातवाहनों में है पुराणों में इनको आंध्र भट्ट कहा गया है। विद्वान इसी की व्याख्या आंध्रों के भट्ट करते हैं अर्थात सातवाहन शासक पहले आंध्रवंशी राजाओं के भृत्य थे। पुराणों में आंध्रों के उदय की तिथि लगभग 30 ईसा पूर्व कही गई है। प्रथम सातवाहन शासक चिमुक थे। सातवाहन राज्य का केंद्र बिंदु महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान नामक स्थान पर था। निम्नलिखित राजदूत में किसने भागवत उपाधि धारण की है? तो इसका नाम है हेलियोडोरस। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल में 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियाकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। शुंग काल में संस्कृत भाषा का उत्थान हुआ और इस उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। आरंभिक तमिल साहित्य निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तमिल साहित्य बताता है जाति प्रथा की अनुपस्थिति का। तमिल साहित्य तमिल भाषा में लिपिबद्ध साहित्यिक लेखन से संबंधित है। तमिल भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। तमिल भाषा में भारतीय तमिल साहित्यकार श्रीलंकाई तमिल साहित्यकारों का योगदान रहा है। तमिल साहित्य का ऐतिहासिक विकास तमिलनाडु के इतिहास के बाद हुआ था जो विभिन्न काल की सामाजिक राजनीतिक प्रवृत्तियों के अनुकूल मानी गई है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तमिल साहित्य का पुनरुद्धार शुरू हुआ जब धार्मिक दार्शनिकों का झुकाव एक ऐसी शैली की ओर गया जिसे आमतौर पर जाति प्रथा की अनुपस्थिति के साथ आनंदित होना आवश्यक या आसान हो गया था। एक कुषाण देवकुल जहाँ पर राजघराने की व्यक्तियों की मूर्तियाँ रखी जाती हैं कहाँ पर है? तो वह माट में है। कुषाण मध्य एशिया के पश्चिम चीन के यूची जाति के थे। कुषाण शासकों में कुजिल कटफिशस, बिंब कटफिशस और कनिष्क प्रमुख थे। इस काल में माठ क्षेत्र के राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थीं। कुषाणों ने एक मिश्रित संस्कृति को बढ़ावा दिया जो उनके सिक्कों पर बने विभिन्न देवी देवताओं यूनानी, रोमन, ईरानी और भारतीयों के द्वारा समझा जा सकता था। पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी में उल्लिखित
दक्षिणापथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये हैं प्रतिष्ठान और तगर। सातवाहन काल के आंतरिक और बाहर दोनों व्यापार उन्नत था और पेरिप्लस टॉलमी के भूगोल और सातवाहन लेख मुद्राओं से व्यापारिक प्रगति की सूचना मिलती है। व्यापार वाणिज्य को शासकों द्वारा पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई थी। देश के भीतर पैठन, प्रतिष्ठान, तगर, जुगनार, नासिक, वैजंती, धान्य, कंटक आदि अनेक व्यापारिक नगर थे। गोलकोंडा हैदराबाद तगर में प्रतिष्ठान से मार्ग भड़ौच को जाता था। भड़ौच पश्चिम भारत की प्रमुख मंडी थी, जबकि प्रतिष्ठान तगर मथुरा, उज्जैनी जैसे प्रसिद्ध नगर दक्षिणापथ प्रतिष्ठान के अंतर्देशीय बाजारों का प्रतिनिधित्व करते थे। शुंग काल में बुद्ध को किससे चिन्हित किया गया है? तो शुंग काल में छत्र, चरण पादुका, धर्मचक्र और बोधि वृक्ष से शुंग काल में बुद्ध को चिन्हित किया गया है। उपयुक्त सभी से शुंग काल में बुद्ध को छत्र, चरण पादुका, धर्मचक्र और बोधि वृक्ष से चिन्हित किया गया है। शुंगों के शासनकाल में बुद्ध स्तूपों की साज सज्जा के लिए अनेक कार्य किए गए हैं। उदाहरण के लिए भरहुत सांची के स्तूप में वे अंश अर्थात रेलिंग आदि जो लकड़ी की बने हुए थे वो। सातवाहन अभिलेखों में भूमिदान के प्रतिग्रहिता के मिलने वाले परिहारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध था, राजाओं के प्रशासकीय नियंत्रण पर प्रतिबंध था, राजकर्मचारियों द्वारा लवण के उत्खनन पर प्रतिबंध था, लेकिन विशिष्टि पर प्रतिबंध नहीं था। सातवाहन काल में भूमि का आदान प्रदान ब्राह्मणों और बुद्धों के बीच किया जाता था। सातवाहन अभिलेख में प्रतिग्रहिता को मिलने वाले परिहारों से सेना के प्रवेश पर प्रतिबंध तथा राजा के प्रशासकीय नियंत्रण पर प्रतिबंध है। राज्य कर्मचारियों द्वारा लवण नमक के खनन पर प्रतिबंध का उल्लेख करते हैं, जबकि विशिष्टि पर प्रतिबंध का उल्लेख नहीं करते। महाराष्ट्र में नहपान के काल में सुवर्ण और काशापर्ण के बीच का क्या विनिमय दर थी? तो ये थी 1:35 में 1:35 में थी। नहपान क्षरात वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसने सिक्के में अजमेर के इसके सिक्के हैं अजमेर से नासिक तक के क्षेत्र में मिलते हैं। ये चांदी तथा तांबे के थे। सिक्के निश्चित मानक के थे। इसके साथ ही सोने और चांदी के सिक्के कृषापण का विनिमय दर 1:35 का था। नासिक में एक लेख में 70,000 कृषापण का मूल 200 स्वर्ण मुद्राएं बताई गई हैं। सिक्कों पर वह राजन की उपाधि धारण किए हुए थे। नहपान के अमात्य आर्यमन का एक अभिलेख हमें जुन्नार या पूना से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस नरेश ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया है? तो वो है गौतमीपुत्र शतकर्णी। सातवाहन युगीन समाज वर्णाश्रम धर्म का अधीन था। परंपरागत चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था। सातवाहन नरेश स्वयं ब्राह्मण थे। नासिक प्रशस्ति में गौतमीपुत्र को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, जिसने समाज में वर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठापित करके वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया है। इस समय कई जातियां व्यवसाय के आधार पर संगठित होने लगी थीं। कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महरजश रजतिरजश देवपुत्रश कैसरश का उपयोग किस अभिलेख में किया गया है? तो कनिष्क के दूसरे अभिलेख में आरापाषाण लेख वर्ष 41 में। हुविश के पश्चात कनिष्क द्वितीय कनिष्क संवत 62 से 67 तक राजा रहे। इनका उल्लेख हमें आरा के पाषाण लेख 41 से प्राप्त होता है।
यह वशिष्ठ का पुत्र था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने कुछ समय तक हुवुश के साथ मिलकर शासन किया। आरा के पाषाण लेख 41 के महाराजा या महाराज राजाधिराज देवपुत्र तत्कालीन रोमीय राजाओं के अनुकरण पर केसर या सीजर आदि उपाधियों को ग्रहण किया था। इसका उल्लेख हमें आरा के पाषाण लेख से मिलता है। देवी उमा का नाम किनके सिक्कों पर था? तो कुषाणों के सिक्कों पर था। यद्यपि उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने कराया था, तथापि इन्हें नियमित और पूर्ण रूपेण प्रचलित कराने का श्रेय कुषाण राजाओं को दिया जाता है। कुषाण शासक हुविश के सिक्के के पृष्ठभाग पर विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां थीं। यूनानी भाषा में उनके नाम खुदे हुए थे। भारतीय देवताओं में बुद्ध, शिव के अतिरिक्त विष्णु, महासेन, कुमार, वैशाख, उमा आदि का भी अंकन किया गया है। उमा के हाथ में कमल और समृद्ध श्रृंग दिखाया गया है। कथन कारण बताइए। कथन कहता है ख्रिस्तीय ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार था, तो पहला सही हो जाएगा। अरिकामेडु की खुदाई में बड़े पैमाने पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए, तो ये सही है। दोनों इसकी व्याख्या भी करता नहीं है, व्याख्या नहीं कर रही है। अरिकामेडु से प्राप्त रोमन सिक्के और अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट है कि ईसाइयों का प्रथम शताब्दी में भारत रोम का समुद्री व्यापार के साथ उन्नत व्यवस्था थी। निम्नलिखित में से कौन पांड्यों के प्रमुख पत्तन थे? नीचे दिए गए कूट में बताइए। पांडव का संबंध रहा है कोरके से और मदुरई से, दोनों से। दक्षिण भारत के राज्यों में पांड्य राज्य व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसके आसपास राज्यों में महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध होते थे। इसके प्रमुख पत्तन में आते हैं कोरके, मदुरा संगमकालीन पांड्य राज्य के बंदरगाह थे। इसमें मूसरी, चेर के बंदरगाह थे। मूसरी किसका था? चेर का था। और पुहार चोल का बंदरगाह था और समुद्री तट की राजधानी थी। अभिलेखीय कथनों के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा शासक सभी संप्रदायों का आदर करता था? तो ये हो जाएंगे हमारे अशोक और कनिष्क हैं। कनिष्क का भी तो वर्णन करो। सभी का आदर करते हैं तो खारवेल, इनने तो बोला है अशोक और खारवेल के लिए बोला है। अशोक अपने सप्तम स्तंभ लेख और 12वें शिलालेख के अनुसार बताता है और खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा के अनुसार बताया है कि वह सभी संप्रदायों का आदर करते हैं। निम्नलिखित में से कुछ विचार दिए गए हैं, बताइए। कथन को कारण से बताइए। अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद महाराज खारवेल दिग्विजय के अभियान पर निकल गए थे, तो पहला क्या हो जाएगा? सही है। खारवेल की उपाधियों के बारे में जानकारी होने पर पूर्वी पंजाब के एंडो यूनानी शासक दिमित मथुरा खिसक गया और जहां से खारवेल को चुनौती देने की उसकी योजना थी, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष गोरखगिरी पर आक्रमण किया था। इसके आतंक से यवन राज्य दिमित मथुरा भाग गया था, परंतु ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिसकी खारवेल पर आक्रमण करने की कोई योजना थी। संगम साहित्य में वर्णित कनंगी क्या है? तो कनंगी का अर्थ है तमिल महाकाव्य की नायिका। कनंगी संगम साहित्य में शिल्प पादिकारम की नायिका है। शिल्प पादिकारम निपुर की कहानी की रचना इलांगो आदिगल ने की है। इलांगो आदिगल चेर शासक शेरगुट्टवन का छोटा भाई था। कथानक एक लोकप्रिय कहानी पर आधारित है। पुहार कावेरीपट्टनम की प्रसिद्ध धनी व्यापारी के पुत्र थे। कोबलन एक व्यापारी की कन्या कन्ही से विवाह होता है। कुछ दिन तक दोनों का वैवाहिक जीवन सुख से बीतता है। एक दिन राजप्रसाद एक समारोह में कोबलन की माधवी नामक नटिका से भेंट होती है। नर्तकी कोबलन को अपने रूप और भावभंगिमा से उत्कृष्ट कर लेती है तथा उसके प्रेम पास में फंस
कर न केवल अपनी प्रियतम कनंगी और उनके मधुर प्रेम को भूल जाता है, प्रत्युत्तर संपूर्ण संपत्ति भी माधवी पर क्षम प्रेम पर बलि कर देता है। जब कोवलन के पास कुछ भी शेष नहीं बचता तो उसे अपनी भूल की प्रतीति होती है और तब वह पुनः अपनी प्रियतम कनंगी के पास आता है। तृतीय तमिल संगम कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मदुरै में। संगम साहित्य में 3 संगमों का उल्लेख मिलता है जो पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित की गई थी। उत्तरी मदुरा में तीसरी संगम की स्थापना की गई थी। इसमें 49 सदस्य थे और 49 पांड्य शासकों ने इनके संरक्षण प्रदान किए थे। कहा जाता है कि 449 कवियों ने अपनी रचनाओं को स्वीकृत कराने के लिए इसके समक्ष प्रस्तुत किया था और सभी को प्रशासन की अनुमति भी मिली थी। इनके अध्यक्ष के रूप में नक्किरीर का नाम उल्लिखित है। तीसरे संगम से संबंधित उत्कृष्ट रचनाओं में आती हैं नेडुंडवड़े, कुरुंथोके, नेत्तिने, अरुकुरनूर, प्रदित्तपट्ट और नूतित्वम, परिपादल, वरी, पेरिसे और सितीशे उल्लेखनीय हैं। यद्यपि तीसरे संगम की अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, लेकिन अवशिष्ट सभी तमिल साहित्य से संबंधित हैं। किस राजवंश ने सर्वप्रथम तांबे के सिक्के जारी किए हैं? तो ये हैं कुषाण। कुषाण राजवंश ने सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रवेश हो गया था। कुषाण वंश के संस्थापक सम्राट कुजुलकटफिशस के केवल तांबे के सिक्के ही मिलते हैं। मार्शल को तक्षशिला की खुदाई से बहुसंख्यक सिक्के मिले हैं। ये 2 प्रकार के हैं। पहले सिक्के पर काबुल के यवन नरेश हार्मियस और कुजुल दोनों के उल्लेख मिलता है और कुजुलकटफिशस के तांबे के सिक्के का वजन 30 ग्रेन के लगभग था। भीमकटफिशस के जो सिक्के मिले हैं उनका वजन 270 ग्रेन था। इन तांबे सिक्कों पर राजा की खड़ी मूर्ति बनी हुई है। यह वेदी पर आहुति दे रहा है। इसके बाईं ओर त्रिशूल भीमकटफिशस का अंकित है। निम्नलिखित में से अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति है। कनिष्क के सिक्कों पर कुषाण शासक हैं कनिष्क। बहुसंख्यक स्वर्ण और तांबे के सिक्के पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सोने के सिक्के में इन्होंने रोमन सिक्के लगभग 124 ग्रेन के बराबर होता था। कनिष्क के कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर चतुर्भुजी शिव की आकृति यूनानी भाषा में आइसो शिव को अंकित है। हाथ में त्रिशूल, डमरू और काकुश है। किसी किसी सिक्के पर प्रभामंडल युक्त खड़ी मूर्ति में बुद्ध प्रतिमा है। इसके नीचे यूनानी लिपि में बोजो या बुद्ध खुदा हुआ है। और कुछ ऐसे ताम्र मिले हैं जिनके ऊपर खड़ी हुई मुद्रा में राजा की आकृति बनी हुई है। इसके चारों ओर सिक्के का मतलब इन चारों सिक्कों का वजन कितना था? 48 ग्रेन था। गार्डनर ने कनिष्क के कुछ कांस्य सिक्कों का उल्लेख किया है। इसमें मुख्य भाग पर राजा की खड़ी हुई आकृति है, यूनानी उपाधि अंकित है और पृष्ठभाग पर यूनानी देवी देवताओं की आकृति है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तिरुकुरल का संबंध है किससे? तिरुवल्लुवर से है। शिल्पादिकारम का संबंध है इलागो अडिगल से। मणिमेकलम का संबंध है शीतले सत्नार से और तोलकाप्यम का संबंध है तोलकाप्यम से। ये तमिल ग्रंथ हैं। तिरुकाप्यम तिरुकुलर तिरुवल्लुर ने लिखा है। यह महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इलागो आडिगल ने की है। इलादो आडिगल ये चेर शासक सिरगुट्टवन का छोटा भाई था। अनुश्रुतियों के अनुसार इसके भय से घर बार छोड़ छाड़कर सन्यासी बन गया था। मणिमेकलम की रचना मदुरा के एक अनाज व्यापारी शीतलेश सत्नार के द्वारा की गई है। यह बुद्ध है थे और तोलकाप्यम की रचना तोलकाप्यम ने की है। यह प्राचीन तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र भी है।
और उच्च कोटि का ग्रंथ है और यह प्रखंड 3 खंडों में विभाजित है। नहपान के समय स्वर्ण और कृषापण का विनिमय कैसे होता था? तो 1:35 में था। नहपान के समय चांदी तांबे के सिक्के मिलते हैं इनके यहाँ पर। स्वर्ण और कृषापण का विनिमय 1:35 में था। सिक्कों पर राजन की उपाधि धारण की है इनने। नहपान के अमात्य आर्यमन का एक अभिलेख है जो कि जुनार पूना से मिलता है। इसके दामाद ऋषभदत्त उषावदात के गुहालेख नासिक और कारले पूना में मिले हैं। ऋषभदत्त नहपान के साथ उनके दक्षिणी प्रांत गोवर्धन, नासिक, ममल्ल, पूना का वायसराय था। नासिक के एक गुहालेख में ज्ञात होता है कि वह राजस्थान के उत्तम भद्र जाति के लोगों मालवा से घिरे हुए उनकी रक्षा के लिए वृषभदत्त वहां गए थे। उन्होंने मालवा को बुरी तरह से परास्त किया। इसके बाद पुष्कर तीर्थ में दान दिए। ऐसा प्रतीत होता है कि राजपूताना के पुष्कर तीर्थ में दान दिया। इससे प्रतीत होता है कि राजपूताना के नहपान का प्रभाव था पुष्कर तक अजमेर के। निम्नलिखित में कौन सा पत्तन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित है? तो पूर्व में था कावेरी और कोटके। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में सिंध मुहाने पर और कन्याकुमारी के मुहाने पर 24 बंदरगाहों का उल्लेख है। चोल युगीन बंदरगाह में कावेरीपत्तनम है। पांड्य की राजधानी कोकड़े दक्षिणी भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह था। नूरा, कन्नूर, तोंडी, जो को प्रदंती, मुजिरिश, मुखिरी और नेलसिंडा पश्चिमी तट के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। कहा जाता है कि मुजरिश में रोमन और अरब जहाज रोम का माल भारतीय माल को बदलने के लिए लाते थे। प्लानी लिखते हैं कि यहाँ पहल आने वाले व्यापारी चेरों के साथ बिना वार्तालाप के व्यापार करते थे। मुजरिश में अगस्टस के लिए एक बंदरगाह भी मंदिर बनवाया था अगस्टस के लिए। कावेरीपत्तनम में भी एक यमन बस्ती है। यूनानी व्यापार मन्नार की खाड़ी से प्राप्त मोती तथा पाक जलडमरू से प्राप्त मोती के साथ साथ तामलुक और नीलसिंडा और मुजरिश से साधारणतः मोती भी क्रय करते थे। रोम की स्त्रियों को इन मोतियों की बड़ी आवश्यकता रहती थी। पश्चिमी भारत के अभिलेखों से प्राप्त रुद्रदामन शब्द का क्या अभिप्राय है? तो एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का रुद्रदामक। पश्चिमी भारत के अभिलेखों से प्राप्त रुद्रदामक शब्द का अर्थ है शक राजा के द्वारा चलाया गया एक सिक्का। सातवाहन राजाओं के लेखों से शकों के संबंध में ज्ञात होता है कि लेखों के अतिरिक्त पश्चिमी और उत्तरी भाग के बड़े भाग पर शक राजाओं ने बहुसंख्यक सिक्के प्राप्त होते हैं। सिक्कों के लेखों से पता चलता है कि कुछ शक क्षत्रप महाक्षत्रप के अधीन देश में कुछ भागों में शासन करते थे। भारतीय साहित्य में शकों के यथातंत्र उल्लेख प्राप्त होते हैं। रामायण महाभारत में यवन, पहलव आदि विदेशी जातियों के साथ शकों का उल्लेख है। कात्यायन और पतंजलि भी शकों से परिचित थे। मनुस्मृति में हम इनका उल्लेख पारद, द्रोणी, पल्लव आदि के साथ पाते हैं। पुराणों में भी शक, मरुंड, यवन और आदि जातियों का उल्लेख मिलता है। हेनसोंग ने जिस कनिष्क विहार को देखा वह कहाँ पर है? तो वह पेशावर में स्थित है। भारतीय इतिहास में कनिष्क की ख्याति उनकी विजयों के कारण नहीं अपितु शाक्य मुनि के धर्म को संरक्षण प्रदान करने के कारण है। बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क के बौद्ध मत में दीक्षित होने की कथा अशोक के ही समान है। इससे ज्ञात होता है कि वह अत्यंत निर्दयी और अत्याचारी था जो बाद में बुद्ध धर्म के प्रभाव से उदार और सदाचारी बन गया। किंतु बुद्ध लेखकों के इस प्रकार के विवरण अधिकांशतः काल्पनिक हैं। कनिष्क के सिक्कों और पेशावर के लेखों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसके शासन में प्रारंभिक वर्षों में बुद्ध हो गया था। पेशावर के पुरुषपुर के प्रसिद्ध चैत्य का निर्माण करवाया। इस धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। हेनसोंग ने पेशावर स्थित कनिष्क विहार का दर्शन किया और कनिष्क ने
बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया। उसकी मध्य एशिया और चीन में प्रचार भी कराया। यूनानी रोमन व्यापारियों का यवन के रूप में कहाँ उल्लेख किया गया है? तो संगम साहित्य में किया गया है। यूनानी रोमन व्यापार का यमन के रूप में संगम साहित्य में उल्लेख है। संगम साहित्य में यवन द्वारा जहाज़ों में सोना लाकर भारत आने और यहाँ से गोल मिर्ची लेकर जाने का वर्णन है। रोमन वासियों ने इसके बदले में दक्षिण भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। राज्यों के प्रारंभिक इतिहास संस्कृति से समृद्ध जानकारी नहीं है, किंतु ईस्वी में पहली शताब्दी के आसपास तमिल साहित्य के मध्य में इनकी इतिहास और संस्कृति पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। संगम का अर्थ होता है संघ, परिषद। संगम तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों और ज्योतिषों अन्य बुद्धिजीवियों की एक परिषद थी, जिसमें हम आधुनिक अकादमी और परिषद मान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संगम युगीन बंदरगाह नहीं है? अरेकमेडु था, उरेयूर था, उरेयूर और कोरके था, लेकिन तगर नहीं था। तगर संगमकालीन बंदरगाह नहीं था, जबकि अरेकमेडु, उरेयूर, कोरके संगम युगीन बंदरगाह थे। अरेकमेडु पांडुचेरी की खुदाई से रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मन के बर्तन प्राप्त होते हैं। एक मनके के ऊपर रोमन सम्राट अगस्टस का चिन्ह बना है। इससे पता चलता है कि ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों में भारत रोम के बीच गहरा व्यापारिक संबंध था। अरेकमेडु एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र है, जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्रित की जाती थी। यहाँ से रोमन को भेजी जाती थी। रोम के साथ व्यापारिक संबंधों से भारत को भी लाभ होता था। रोमन के साथ जब तक व्यापारिक संबंध चलता रहा, दक्षिण में तमिल राज्य समृद्धशाली रहा, किंतु जब व्यापार का पतन हुआ तो राज्यों का भी पतन प्रारंभ हुआ। पेरिप्लस का अज्ञातनामा लेखक भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। यह नोरा, मुशिरी, तोनी, लेसेंडा जैसे पश्चिमी तटों के समृद्ध बंदरगाहों का उल्लेख करता है। नोरा का, मुशिरी का और तोंडी लेसेंडा का करता है, जो कि पश्चिमी तट पर बंदरगाह उल्लेख है। तोल्काप्पियम नामक संगम साहित्य किस विषय से संबंधित है? तो यह व्याकरण से संबंधित है। द्वितीय संगम, जो कि कपाटपुरम अलेवाई में हुआ था, इसके अध्यक्ष तोल्काप्पियम ने तोल्काप्पियम नामक साहित्य लिखा, जो कि व्याकरण में संबंधित है। तमिल भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। प्रथम तमिल संगम की स्थापना किसने की है? तो ये अगस्त ने की है। प्रथम संगम का आयोजन पांड्यों की राजधानी मदुरा में हुआ था। इसकी स्थापना अगस्त के द्वारा की गई है। अगस्त दक्षिण भारत के आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य था? तो इनका नाम है शिल्पाधिकारम और मणिमेकलम। प्राचीन तमिल साहित्य में महाकाव्य हैं शिल्पाधिकारम, मणिमेकलम, जीवक चिंतामणि, वलयपति और कुंडलकोशी। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में तोड़ी किनका एक समृद्ध समुद्र पत्तन था? तो ये चेर का था। तोड़ी किसका है? चेर का है। तोड़ी आधुनिक पनौती भारत एवं रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिसकी महत्वपूर्ण जानकारी हमें पेरिप्लस के लेखक 75 AD ने दी है। कथन और कारण बताइए। अरेकमेडु हिंदू और रोमन व्यापार का केंद्र था। सही है। अरेकमेडु की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले हैं। तो ये भी सही है, दोनों सही व्याख्या भी कर रहा है। पांडुचेरी से लगभग 3 किलोमीटर दूर दक्षिण में अरेकमेडु स्थित है। यहाँ पर प्रारंभिक शताब्दी में पश्चिम जगत से व्यापार वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। रोमन एंडो रोमन समुद्री व्यापार का केंद्र रहा है। दूसरी शताब्दी के बाद यहाँ सक्रिय वाणिज्य केंद्र नहीं रहा। यहाँ अकेली इतालवी यूनानी मृदभांडों के अवशेष रोमन सिक्के मिले हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सीसे के सिक्के चलाए थे? तो सातवाहन ने। सीसे के सिक्के सातवाहन ने चलाए हैं। सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य
धातु के रूप में किया है। इन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। सातवाहनों ने सिक्के पोटिन और तांबे और कांसे के थे। पोटिन तांबे और कांसे के थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित था? तो वो है मिनांडर। मिनांडर बौद्ध साहित्य में मिलंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। नागसेन ने मिनांडर को बुद्ध धर्म में दीक्षित किया था, इसलिए मिनांडर नागसेन से अत्यधिक प्रभावित थे। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलंदोपनिषद में बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर की बृहद वार्ता संकलित है। मिनांडर के सवाल करता है कि उसका उत्तर नागसेन बड़ी सहजता से देते हैं और जिससे प्रभावित होकर मिनांडर बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा किसकी है? तो कुषाण काल की है और कनिष्क की। मथुरा से प्राप्त जो खड़ी मुद्रा की आदमकद प्रतिमा कुषाण काल से संबंधित है। कुषाण काल में क्षेत्र में 2 शैलियाँ विकसित हुई थी, एक मथुरा कला शैली और दूसरी थी गांधार शैली। मथुरा कला शैली की सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है और गांधार शैली का विकास उसके बाद कुषाण काल में हुआ था। अपने वाहन वृषभ के साथ शिव की मूर्ति रूप में अंकन सबसे पहले किन सिक्कों पर है? तो ये है हुविश के सिक्कों पर है। हुविश कुषाण वंश का शासक था। हुविश के सिक्कों पर शिव, स्कंद और कुमार आदि देवताओं की आकृतियाँ उत्कीर्ण मिलती हैं। कुषाण शासकों में बिंब, शिव, कनिष्क, हुविश बौद्ध और वासुदेव शैव मतनुयायी थे। निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा विलेख उत्कीर्ण है? तो प्राकृतिक भाषा में है। खारवेल का कलिंग का राजा था। खारवेल ने कलिंग में हाथी गुम्फा विलेख खुदवाया जिसकी भाषा प्राकृतिक थी। यह अभिलेख उदयगिरी पहाड़ियों पर अंकित है। इसमें तिथि का उल्लेख अंकित नहीं है। खारवेल के अनुसार खारवेल महामेघ वंश का शासक था। अभिलेख के अनुसार सुंग युग की पक्षी प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो ये मिलती हैं भरहुत से। भरहुत का पता 1873 को कलिंग महोदय को पता चला था। इनकी विशिष्टि और तोरण द्वारा सुंग काल के हैं। सुंग युग की पक्षी प्रतिमा इसी स्तूप पर चित्रित हैं। इसके अतिरिक्त यक्ष यक्षिका की प्रतिमाएं, वृक्ष आलिंगन करती हुई महिला का दृश्य भी प्रमुख है। प्राचीन व्यापारिक मार्ग दक्षिणापथ विस्तृत था। तो पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठान तक दक्षिणापथ व्यापार मार्ग 2 महान राजमार्गों में से था, जिनमें लौह युग के बाद से उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा गया। प्राचीन व्यापारिक मार्ग में दक्षिणापथ और मतलब पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठान तक इसको जोड़ा गया था। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त और गुप्तोत्तर काल।